जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे छात्र छात्राओं, आपको सस्नेह मेरा आशीर्वाद। आज हम कक्षा 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए जो उनकी पुस्तक मंजरी है, मंजरी को लेकर के आए हैं। इसमें आपका जो चैप्टर है, अध्याय है या पाठ है, पाठ का नाम है 14 और उसका नाम है कर्मवीर। कर्मवीर और इस कर्मवीर कविता के लेखक का नाम क्या है? कर्मवीर लिखने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये आप याद रखेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन ये बराबर पूछता रहता है। इसका हम व्याख्या एक वाले वीडियो में बना चुके हैं, भाग 1 में। इसका भाग 1 हम पढ़ा चुके हैं, ये भाग 2 है। भाग 2 में हम अभ्यास प्रश्न को लेकर के आए हैं। आज हम कर्मवीर जो कविता है, इसके अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। क्योंकि पहले वाले में इसका हम व्याख्या बता चुके हैं। प्रश्न अभ्यास को हल करने से पहले उसके ऊपर जब आप अपनी किताब में देखेंगे तो शब्दार्थ दिया हुआ है, ठीक है। शब्दार्थ को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और याद करेंगे। इससे ये होता है कि आपके शब्दकोश में वृद्धि हो जाती है, और जब शब्दकोश में वृद्धि होती है तो आप किसी भी बात को या भाव को बड़े आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो शब्दार्थ को पूरी तरह से अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। जो शब्दार्थ या शब्द समझ में नहीं आते हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम प्रश्न अभ्यास या अभ्यास प्रश्न को शुरू करते हैं। तो पहले दिया है कुछ करने को, कुछ करने को। अच्छा, करना क्या है? करना यह है कि हमको विषय से संबंधित ही बात करना है, विषय से संबंधित ही चर्चा करना है, विषय से संबंधित ही कुछ लिखना अथवा पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है? अब देखिए, इस कविता में कवि ने जीवन संघर्ष में लगे रहने की प्रेरणा दी है। क्या प्रेरणा दी है? जीवन के संघर्ष में लगे रहने की प्रेरणा दी है। इसी भाव की अन्य कविताओं का संकलन कीजिए। इस तरह की कविताएं कहीं और से आपको मिल जाती हैं, उस कविताओं को एक जगह लिखने का प्रयास कीजिए। या आपके मन में या विचार में कोई इस तरह की कविता बन जाती है तो आप लिखने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा देखिए, अपनी शिक्षिका मतलब जो लेडीज होती है वो शिक्षिका, जो जेंट्स होते हैं शिक्षक या शिक्षिका अथवा शिक्षक दोनों हो सकता है। तो अपने शिक्षक की सहायता से विश्व में शांति कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वालों की सूची बनाइए। तो इसके बारे में चर्चा हम आपसे करेंगे। थोड़ा सा अभ्यास को पूरा होने दीजिए, क्योंकि आपकी किताब में दिया हुआ है तो चर्चा कर ही देते हैं। जब आप दूसरा वाला पेज उल्टेंगे तो उसमें दिया रहेगा यहाँ नोबेल पुरस्कार, पीले रंग में दिया हुआ है किताब में। ये सारे लोगों का नाम आप एक जगह इकट्ठा करके लिखेंगे और याद कर लेंगे। यदि आप अपने कार्यों को सही समय पर नहीं करते तो आपको जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। आप जानते हैं ना, जैसे आप लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो आप परीक्षा में फेल हो जाएंगे। साधारण सी बात है ये, साधारण नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। लेकिन इसको जनरल के तौर पे देखा जाए कि जो व्यक्ति न लिखता है, न पढ़ता है, न कुछ समझता है तो परीक्षा में फेल होगा। यही जीवन का एक परीक्षा है। जीवन पूरी तरह से परीक्षा से भरी हुई है। हर मोड़ पे जीवन में परीक्षाएं होती रहती हैं, हर घड़ी परीक्षाएं होती रहती हैं।
तो इसलिए किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए हमें मेहनत की आवश्यकता होती है। तो मेहनत करना होगा, कर्मठी बनना होगा, उस काम के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम उस काम को कर पाएंगे और किसी भी परीक्षा में हम पास हो सकते। ठीक है, अगला देखिए विचार और कल्पना। दूसरा है विचार और कल्पना। विचार करना है और कल्पना करना है। जरा आप कल्पना कीजिए, विचार कीजिए। सबसे पहले विचार कीजिए, आपके जीवन में कभी कोई कठिनाई आ जाती है तो आप उसका सामना कैसे करेंगे? निश्चित रूप से कुछ काम करना पड़ेगा, उसके जैसा, उससे निपटने के लिए आप उस तरह का काम करेंगे, तभी आप सफल हो सकते हैं। एक और विचार कीजिए, यदि आपको फीवर आता है या बुखार हो जाता है तो आप क्या करते हैं? दवा लेने जाते हैं ना, डॉक्टर से मिलते हैं। इस तरह से जीवन में भी अनेक प्रकार के दुख, कष्ट, परेशानी, हैरानी, तबाही, बर्बादी आती रहती है। उसको झेलने के लिए आपको उस तरह से काम करने होंगे। और एक और कल्पना कीजिए कि यदि आप बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगे या घर बना लिए या 4 पहिया वाली गाड़ी से चलना शुरू कर दिए, तो उतना चीज को, जिस कल्पना के सागर में आप गोता लगा रहे हैं, जिस कल्पना की उड़ान में आप लंबी ऊंची आसमान में उड़ रहे हैं, उसे प्राप्त आप कैसे कर सकते हैं, इससे विचार करना होगा। ठीक है ना? इसके लिए क्या होगा? सच्ची लगन चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए लगन चाहिए, सच्ची लगन चाहिए। कार्य के प्रति आपको निष्ठावान होना पड़ेगा। निष्ठावान जब रहेंगे, निष्ठा से काम करेंगे, तो तभी आपको सफलता मिल सकती है। और उस काम के प्रति समर्पण होना चाहिए, तभी आप उस लक्ष्य को, उस कल्पना को, उस विचार को प्रमाणित कर पाएंगे, पूरे समाज के सामने प्रस्तुत कर पाए, अपने आप को उसमें एडजस्ट कर पाए। दूसरा देखिए, कर्मठ व्यक्ति अपने जीवन में सदैव सफल होते हैं। इस विषय पर अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत कीजिए। मौखिक रूप, मुख से कहना। अच्छा, भाषा कितने प्रकार से होती है? भाषा के प्रकार कितने हैं? चलिए यहाँ एक क्वेश्चन बन के आता है, भाषा के प्रकार। पहला है मौखिक, होता है कि नहीं? इससे भी पहले चलिए तो थोड़ा सा चलिए मौखिक से पहले चाहे तो क्या सांकेतिक हो जाएगा। चलिए सांकेतिक, संकेत के द्वारा पेन लाओ, टीवी बोलते हैं, ये सांकेतिक भाषा हो। टीवी पर आप समाचार देखते हैं ना, उसमें एक सांकेतिक भाषा में गूंगों के लिए, बहरों के लिए एक वो क्या बोलते हैं, सांकेतिक भाषा में उसको बोलते हैं। जैसे आपको कहना है क्या, मुलायम सिंह यादव, क्या बोलना है? मुलायम सिंह यादव। तो आपको सांकेतिक भाषा में क्या कहेंगे? आप ऐसे बोलेंगे ना, मुलायम सिंह हो गया और यादव। जो टेन मुलायम है, सिंह है और यादव, ये सांकेतिक भाषा में हो गया कि सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, मैं तुझे पढ़ा करके एक अच्छा शिक्षक बना दूंगा, ये ऐसा बात मैं बोल रहा हूं, मौखिक रूप से कह रहा हूं। ये तो हवा में भी रह सकता है, कोई झूठा भी कह सकता है ना, लेकिन आजकल का मौखिक झूठा नहीं हो सकता है, क्योंकि देख रहे हो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, वॉइस रिकॉर्डर लगा हुआ है। सांकेतिक भाषा जी बोलते हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग बन जा रही है। और लिखित, तीसरी भाषा क्या है? लिखित है, लिखित भाषा। तो भाषा के 3 रूप है, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। ये 3 भाषा के प्रकार हैं। तो आप इसको अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिए, कहीं एक जगह याद कर लीजिए, ठीक है ना? तो कर्मठ व्यक्ति अपने जीवन में सदैव सफल होते हैं। इस विषय पर अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्ति के मुख से कहना है। तो आप कहिए कैसे आप कर्मठी व्यक्ति सफल हो जाते हैं। तो आप अपने विचार उसके बारे में क्या लिखेंगे? आप यही लिखेंगे ना,
कर्मठी व्यक्ति लगातार अपने कर्म में लगा रहता है, सच्ची लगन के साथ कार्य को करता है, अपनी इतनी निष्ठा के साथ उस काम को करता है कि उसके लक्ष्य को वो पूरी तरह से प्राप्त कर लेता है, उस काम के प्रति वो समर्पित रहता है, समर्पण की भावना से उस काम को करता है, वो आदर्श रूप स्थापित करता है। हो गया ना, ये सब बातें हैं। तो अभ्यास प्रश्न में कुछ करने को, विचार और कल्पना, ये दो चीज हो गया। अब हम प्रश्न जो है उसको कविता से जो प्रश्न है उसको शुरू करते हैं। यही से आपको लिखना है कविता से। पहला प्रश्न क्या कहना है, देखिए, कविता में कवि ने किसकी प्रशंसा की है? तो बार बार हम बता रहे हैं, जो मेहनती है, जो कर्मठी है, जो जुझारू है, जो लगनशील है, उसी की ही ये यहाँ पर प्रशंसा कवि करते हैं, ठीक ना। यानी जो मेहनती है, जुझारू है, कर्मठी है, लगनशील है, ऐसे व्यक्ति की कल्पना या कर्मवीर की कल्पना यहाँ पर कवि ने किया गया कविता में। कर्मवीर दुख मिलने पर भी क्यों नहीं उकताते, उनका पूरा ध्यान चूंकि अपने काम में लगा रहता है, इसीलिए वो किसी काम में अड़चने आने से, दिक्कतें आने से परेशान नहीं होते, हैरान नहीं होते, ठीक ना। उनकी नजर तो सिर्फ उस मंजिल पर होती है, इसीलिए वे कभी दुखी नहीं होते, पछताते नहीं। उत्तर मिल गया। तीसरा देखिए, सब जगह सब काल में फूलने फलने से कवि का क्या तात्पर्य है? सब जगह सब काल में फूलने फलने से तात्पर्य है कि हर समय, हर स्थान पर, हर जगह सफलता का मंत्र उनको मिलता रहता है, इसलिए वे हमेशा सफल हो जाते हैं। कर्मवीर दूसरों के लिए किस प्रकार नमूना बन जाते हैं? तो कर्मवीर दूसरों के लिए नमूना अपनी कर्मठता के कारण, अपनी कार्य के प्रति सच्ची लगन के कारण और समर्पण की भावना के कारण वो लगे रहते हैं, इसलिए वे दूसरों के लिए आदर्श बन जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। इसका आशय यह है कि जो कर्मशील व्यक्ति है, जो कर्मठी व्यक्ति है, वो भाग्य के भरोसे बैठा नहीं रहता है, लगातार अपने काम को करता रहता है, ठीक है। पांचवे का ख देखिए, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। यानी जो कर्मठी व्यक्ति है, किसी काम को करने से आनाकानी नहीं करते, अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते और वो बात बनाने के लिए नहीं होते, अपने कर्म में लगातार लगे रहते हैं। आगे देखिए, भाषा की बात ये इंपॉर्टेंट है, ये व्याकरण की बात है, भाषा की बात। भाषा की बात में देखिए, दिए गए शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, आप लिखिए। अच्छा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानेंगे कैसे? चलिए मैं यहां पे इसको बता देता हूं, स्त्रीलिंग और ये पुल्लिंग। कोई भी शब्द दिया है उसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए, चित्र बहुत सुंदर है, चित्र बहुत सुंदर दिख रहा है, इस वाक्य को देखिए। और दूसरा वाक्य, चित्र बहुत सुंदर दिख रही है। आपको अच्छा कौन सा वाक्य लगा? आप बताइए हमको। आप इस बात को लिख करके बार बार शब्दों को भेजेंगे तो और जल्दी समझ में आएगा। चित्र बहुत अच्छा दिख रहा है और चित्र बहुत अच्छी दिख रही है। दिख रही है ये सुटेबल नहीं लग रहा था, आप इसको काट दीजिए। ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं हो सकता है, चित्र पुल्लिंग ही होगा। तो ये वाक्य में प्रयोग करके आप देख सकते हैं। लताएं फैल रही हैं और लताएं फैल रहे हैं, ये दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर यह है कि लताएं स्त्रीलिंग है, कभी भी पुल्लिंग हो ही नहीं सकता है। तो पुल्लिंग में जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये अशुद्धि इसमें दिखाई देगी। तो इस वाक्य में भी आप प्रयोग करके देख सकते हैं कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। जंगल, घना जंगल मिल गया। घना जंगल मिल गई नहीं, जंगल मिल गया, तभी तो आप पता चलेगा ना शब्द क्या है। तो जंगल क्या है? जंगल पुल्लिंग है। बाधा क्या है? स्त्रीलिंग। बाधाएं आती हैं, बाधाएं आता नहीं है, बाधाएं आती हैं। वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तो आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान बहुत आसानी से हो जाएगी। नदी बहता है नहीं, नदी बहती है। नदी बहती है तो स्त्रीलिंग है। बात बिगड़ गई, बात बन गई। बात बिगड़ गया, बात बन गया नहीं, बात बिगड़ गई।
ये स्त्रीलिंग है, बात सब स्त्रीलिंग है। तो वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि ये कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग। चलिए अगला देखिए, दूसरा दिया है कुछ शब्द उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों के योग से बनते हैं, जैसे पर, धन, अधीन, अधनता। पर क्या है? उपसर्ग है, उपसर्ग। ता क्या है? प्रत्यय है। हम एक वीडियो बनाए हैं उपसर्ग और प्रत्यय का। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। और प्रत्यय वे होते हैं जो किसी शब्द के बाद में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से बनते हैं। तो वैसे शब्दों के लिए यहाँ पे एक सूची बनाई गई है, देख लीजिए। जैसे पर, अधीन, धनता, पराधीनता। पराधीनता हो गया ना, तो इसमें उपसर्ग क्या है? पर है और प्रत्यय क्या है? ता है। उस तरह से सम, दूर, अ देखिए ये उपसर्ग है और ता सब में जुड़ा हुआ है, तो ये प्रत्यय है। सम, धन, कल्पना, धन ना बराबर संकल्पना। चलिए यहां हम लिख देते हैं, जैसे सम, अधन, कल्प, अधन ना। इसको क्या करेंगे? संकल्पना। इसमें संकल्पना में क्या है? सम उपसर्ग है और ना प्रत्यय है। इस तरह से देखिए, दूर, अधन, बल, अधनता। क्या हो जाएगा? दुर्बलता। अब दुर्बलता में उपसर्ग कौन सा है? तो दूर है। प्रत्यय क्या है? तो ता है। आप फटाक से यहां देख सकते हैं। अधन, विश्वसनीय, अधनता। इसको क्या है? अविश्वसनीयता, अविश्वसनीयता। ठीक है। उस तरह असंबंधता आ जाएगा। अधन, संबंध, अधनता, असंबंधता। ठीक है, ये खत्म हुआ। और एक है नोबेल पुरस्कार के बारे में चर्चा है। तो नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 ईस्वी में उसकी शुरुआत की गई। यह शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं। लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। देखिए इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं। नोबेल पुरस्कार ये इंपॉर्टेंट है। जितना है, कितनी भाषाओं में दिया जाता है, जितनी भाषाएं हैं, भाषा देखिए कौन कौन सी है, यहाँ कौन कौन सी भाषा है। तो यहाँ देखिए शांति है, शांति के क्षेत्र में भी दिया जाता है। दूसरा साहित्य में, तीसरा क्या है? भौतिक में, फिर रसायन में, फिर चिकित्सा में, विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान में, और फिर अर्थशास्त्र। यानी 6 क्षेत्रों में ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ये याद रखिएगा, पूछता है कभी कभी नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्र में दिया जाता है। और ये शांति में, साहित्य में, भौतिक में, रसायन में, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र, यही इनके क्षेत्र है, यही इनके भाग है। इसी क्षेत्र में ही ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 1901 ईस्वी में। अब कब दिया जाता है? तो 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को नोबेल, ठीक ना, अल्फ्रेड नोबेल जो वैज्ञानिक, उन्हीं की पुण्यतिथि को ये दिया जाता है। पुण्यतिथि समझते हैं ना, जब मर जाता है आदमी तो उनकी तिथि को याद किया जाता है, किस तिथि को ये मृत्यु हुई थी, तो पुण्यतिथि मनाई जाती है। उसके बाद से
किन किन लोगों को दिया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर है, चंद्रशेखर वेंकट रमन है, हरिगोविंद खुराना है, मदर टेरेसा है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है, अमर्त्य सेन है, बी.एस. नायपाल है, वेंकट रामकृष्णन है, कैलाश सत्यार्थी है। इसके अलावा अन्य भी लोग हैं जो इस समय दिए जाते हैं। इसके लिए आप लोग गूगल पे जाकर के नोबेल पुरस्कार लोगों की सूची मिलेगी, आप लोग वह सूची को डाउनलोड कीजिए और कॉपी में नोट करके याद कीजिए। धन्यवाद।